नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और गोपनीय माने जाने वाले ऑपरेशन पर बात करने वाले हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुआ एक कथित सैन्य हमला था। हमारे पास जो भी जानकारी है वो न्यूज़ रिपोर्ट्स और डिफेंस एनालिसिस पर आधारित है। तो आज कोशिश करेंगे इसकी परतें खोलने की। क्या हुआ था असल में, कौन से हथियार थे और इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, और शुरुआत एक काफ़ी आप कह सकते हैं चौंकाने वाले तथ्य से करते हैं। इस मिशन में पहली बार एक बहुत बड़े भीमकाय बम का इस्तेमाल किया गया। यह खास तौर पर जमीन के नीचे बहुत गहरे बने बंकरों को तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये जो ऑपरेशन था, इसके निशाने पर कौन सी जगह थी? हाँ, देखिए मुख्य तौर पर 3 ईरानी परमाणु ठिकाने निशाने पर थे। एक तो फोर्डो, जो कि कोम शहर के पास है, पहाड़ के नीचे बनी एक यूरेनियम संवर्धन की फैसिलिटी। अच्छा, अंडरग्राउंड फैसिलिटी। बिल्कुल। दूसरा नतांज, जहां उनका मुख्य सेंट्रीफ्यूज कॉम्प्लेक्स है। और तीसरा इस्फहान। इस्फहान वो उनका न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है ना? जी हाँ, वही। तो ये 3 मुख्य टारगेट थे। और इस ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा था? मतलब कितने विमान वगैरह शामिल थे? स्केल काफी बड़ा बताया जा रहा है। करीब 125 विमानों का जिक्र आता है रिपोर्ट्स में। 125? हाँ, जिसमें B-2 स्टिल्थ बॉम्बर थे, F-35 फाइटर जेट्स थे, हवा में फ्यूल भरने वाले टैंकर थे, और वो भी थे, क्या कहते हैं, डिकॉय विमान। अच्छा, दुश्मन की एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने के लिए। बिल्कुल। और सिर्फ हवा से ही नहीं, बल्कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने भी इस्फहान पर 25 से ज्यादा टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागीं। बाप रे। तो मतलब हवा और समुद्र दोनों तरफ से? जी, लेकिन जो मुख्य हमला था वो B-2 बॉम्बर्स ने किया, और उन्होंने गिराए मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स यानी MOP बम। MOP बम, ये वही भारी बम है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था? हाँ, वही। ये GBU-57 कहलाते हैं। वजन करीब 13,600 किलो, और इनकी खासियत है कि 300 फीट तक जमीन या चट्टान को भेद सकते हैं। 300 फीट? जी हाँ, फोर्डो जैसी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, उसे तबाह करने के लिए शायद यही जरूरी समझा गया होगा। और ये पहली बार इस्तेमाल हुआ किसी ऑपरेशन में? बिल्कुल। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहली बार था जब MOP बॉम्ब का किसी कॉम्बैट सिचुएशन में इस्तेमाल किया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये पूरा हमला हुआ कैसे? मतलब एक के बाद एक क्या हुआ? कोई सीक्वेंस था? हाँ, सीक्वेंस तो काफी सटीक और प्लान्ड लगता है। पहले शायद वो डिकॉय विमानों ने ईरानी रडार सिस्टम को उलझाया होगा, ध्यान भटकाया होगा। ठीक है। फिर लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 2:30 बजे इस्फहान पर टॉमहॉक मिसाइलिंग गिरी। पनडुब्बी से? हाँ, और उसके कुछ घंटों बाद B-2 बॉम्बर्स एक्शन में आए। उन्होंने पहले फोर्डो पर 2 मॉब बम गिराए। फोर्डो पर 2? जी, और फिर नतांज पर। कुल मिलाकर रिपोर्ट्स कहती हैं कि 14 मॉब बम इस्तेमाल हुए थे। 14? ये तो जबरदस्त हमला था। और ईरान का क्या रिएक्शन रहा इस दौरान? उनकी एयरफोर्स, मिसाइल डिफेंस, कुछ हुआ? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे ऑपरेशन के दौरान ईरान का एक भी लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर पाया। एक भी नहीं? नहीं। और ना ही किसी सरफेस टू एयर मिसाइल सैम सिस्टम के एक्टिवेट होने का कोई संकेत मिला। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई और कोई जवाब नहीं? लगता है ये पूरी तरह से स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सरप्राइज और शायद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कमाल था। ईरानी डिफेंस को शायद मौका ही नहीं मिला रिएक्ट करने का। जाहिर है फिर नुकसान तो बहुत हुआ होगा। क्या जानकारी है इस बारे में, कितना डैमेज हुआ? जो शुरुआती रिपोर्ट्स थीं और बाद में जो सैटेलाइट तस्वीरें आईं, उनसे तो यही पता चलता है कि तीनों ठिकानों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा है। गंभीर नुकसान? जैसे फोर्डो में जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए, नतांज में सेंट्रीफ्यूज हॉल तबाह नजर आए, और बिजली सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी नष्ट हो गया। और ईरान ने क्या कहा इस पर? उन्होंने माना कि हमला हुआ? हाँ, ईरान की जो परमाणु ऊर्जा संगठन है, उन्होंने हमलों की बात तो मानी, लेकिन साथ ही जोर देकर ये भी कहा कि उनका परमाणु कार्यक्रम रुकेगा नहीं। अच्छा। और उन्होंने ये भी साफ किया कि कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ है, जो कि एक अच्छी बात थी, क्योंकि एक खतरा जरूर था। क्या खतरा? खतरा ये था कि अगर ये MO बम सीधे उस जगह गिरते जहां यूरेनियम संवर्धन का मटेरियल रखा था, तो बहुत खतरनाक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस, जिसे UF6 कहते हैं, वो लीक हो सकती थी। UF6? हाँ, ये एनरिचमेंट प्रोसेस के लिए जरूरी है, लेकिन इंसानों के लिए बहुत जहरीली होती है, तो वो खतरा टल गया। अच्छा, ये तो गनीमत रही। तो इस पूरे ऑपरेशन के पीछे दिमाग किसका था?
कौन सी एजेंसी या कमांड इसके लिए जिम्मेदार थी? माना जा रहा है कि इसकी पूरी प्लानिंग अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने की थी। सेंटकॉम, जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस देखती है। बिल्कुल। और जनरल माइकल कुरिल्ला का नाम इसमें प्रमुखता से आ रहा है। और उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का क्या कहना था? उन्होंने इसे एक शानदार सैन्य कामयाबी बताया था, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि उनका इरादा किसी बड़े युद्ध का नहीं है। लेकिन क्या इस तरह के हमले से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह खत्म हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? देखिए, यही $1 मिलियन सवाल है। ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ऐसे हमलों से आप प्रोग्राम को कुछ सालों के लिए पीछे धकेल सकते हैं, उसमें देरी ला सकते हैं। मतलब टेम्पररी सेटबैक। हाँ, एक तरह से। लेकिन उसे पूरी तरह खत्म करना शायद मुमकिन नहीं, क्योंकि जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, वो तो उनके पास रहती ही है। वो फिर से बना सकते हैं। तो ये एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल जैसा हो गया। कुछ हद तक कह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक बहुत बड़ा, गोपनीय और तकनीकी तौर पर एडवांस्ड हमला था। हाँ, बिल्कुल, जिसने ईरान के परमाणु ढांचे को उस वक्त काफी नुकसान पहुंचाया। इसका मकसद शायद ईरान की रफ्तार धीमी करना था और साथ ही किसी बड़े टकराव से बचना भी था। जी, तात्कालिक असर तो गंभीर लगता है, लेकिन ईरान की जो परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, उन पर इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। सही बात है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह के जो टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स होते हैं, वो वाकई परमाणु प्रसार को रोकने का कोई परमानेंट हल हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। या फिर ये सिर्फ उस क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ाते हैं और ऐसे जियोपॉलिटिकल नतीजे सामने लाते हैं जिनके बारे में शायद पहले सोचा भी ना गया हो? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी बहस जारी रहेगी। निश्चित रूप से इस पर विचार करने की जरूरत है।